हेलो फ्रेंड्स, स्टेडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। और फिजिक्स का अपन लोग खत्म कर दिए मिलकर, क्विक रिवीजन है कि नहीं। और आप लोग साइंस को भी सीरियस लीजिए, क्योंकि साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे छोड़ के जा ही नहीं सकते। अगर जो छोड़ गया वो पीटी से हाथ धो बैठेगा। तो साइंस का पोर्शन छोड़ के जा ही नहीं सकते। आप वो घटना चक्र में देखेंगे उसके रेशियो, तो 25 से 30 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इसे छोड़ के जाना मतलब बीपीएससी से हाथ धोना। इसलिए इसे छोड़ के जा नहीं सकते। तो ठीक, इसे साइंस पोर्शन को भी सीरियस लीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। और फॉर्म सब फिलअप कर लिए क्या, बताइए कमेंट सेक्शन में। शायद सुधरो के हवाले से पता चल रहा है कि शायद डेट बढ़ सकता है, शायद, क्योंकि उस टाइम में वो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पीसीएस का मेंस होने वाला है उस डेट में। तो शायद हो सकता है इस कारण भी से। और बिहार, आधा बिहार तो डूबा हुआ है, लगभग उत्तरी बिहार, भागलपुर का एरिया। तो सेंटर प्रॉब्लम की संभावना भी हो सकती है, ठीक। तो अपना अपना अपने लोग को इससे तैयारी और बेहतर हो जाएगा। डेट बढ़े तो भी और ना बढ़े तो भी सही, सही टाइम पे हो तो भी सही, ना हो तो भी सही, तब और बेहतर टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। चलिए, जब रसायन विज्ञान का क्विक रिवीजन कर ही रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति वाले शब्द को क्यों छोड़ दे। तो वो भी ले ही लिए। इसकी उत्पत्ति के बारे में देखें तो ये मिस्र देश के शब्द कीमिया से हुई है, ठीक। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अगर पूछे दे निम्नलिखित में विचार कीजिए कीमिया का अर्थ। तो एक क्रीमिया युद्ध भी हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो कहीं उधर न दिमाग चला जाए अगर ऐसे पूछे बाई चांस तब, ठीक। और इसके अध्ययन को देखिए तो केमेटिंग कहा जाता है, ठीक। और रासायनिक संगठन के आधार पर देखिए तो द्रव्य को तीन तीन भागों में विभाजित किया गया। तत्व, जिसे एलिमेंट कहते हैं, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण, मिक्सचर, ठीक। ये देखिए तत्व, द्रव्य की वो अवस्था है जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और इसकी परिभाषा यहाँ क्यों लाए, क्योंकि आप परिभाषा इसके एग्जाम्पल पूछते हैं, तो अगर आपको इसके परिभाषा पता रहेंगे तो आप एग्जाम्पल वहां इलिमिनेट कर लेंगे। हाँ, इस परिभाषा पे ये परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक। तो आप वहां क्वेश्चन सही करके ले जाएंगे, ठीक। तो देखिए उदाहरण पूछता है, तो उदाहरण देखिए तो ठोस में सोडियम कार्बन, द्रव में पारा गैलियम ब्रोमीन, और गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये मतलब 4-5 लगभग 6 है। तो 6 इसलिए कि अगर ये 6 में से रहेगा तो पता चल ही जाएगा। और वैसे कोई भी पदार्थ है तो आप इस परिभाषा पे बैठाइएगा। अगर इस परिभाषा पे बैठ रहा है सही से तो तब भाई सही है ये, ठीक। नाइट्रोजन होगा, चांदी होगा, ठीक। और इसे इस तत्व को धातु उपधातु में बांटा गया है। ये धातु उपधातु में बांटा गया है, ठीक। इसे आप लोग रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़े होंगे, है कि नहीं। धातु अधातु में बांटा गया है। और धातु अधातु के गुण भी पढ़े होंगे। भाई धातु चमकीला होता है, धातु दम चमकीला होता है, ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है, धातु नहीं होता है कि नहीं, ठीक। और ये विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, और ये एक ही रंग को प्रदर्शित करता है कि नहीं। भी अधातु विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये सब आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे। ये देखिए यौगिक के बारे में, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से, एक से अधिक तत्व के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया। ऐसे ही हुआ अमोनिया होगा, ठीक। अमोनिया देख लेंगे, ऐसे अमोनिया होगा। कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, तेल, मोम, ये कार्बनिक, इसे भी दो भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक। तो कार्बनिक यौगिक में देखें तो उसको उदाहरण कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, आपका तेल, मोम हुआ। और आपके रेगुलर क्लास में लिखाए होंगे सर, तो आप रिवीजन करें तो रेगुलर क्लास वाला आप कॉपी लेके जरूर बैठिए रिवीजन कर। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तब तो एकदम मस्त है भाई। जब रिकॉल हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तब तो एकदम मस्त है। नहीं हो रहा है तो जरूर आप रेगुलर क्लास वाला कॉपी साथ में लेके बैठे,
तो इससे ज्यादा बेहतर रिवीजन होगा। ठीक, और अकार्बनिक यौगिक देखें जिसमें कार्बन की घटक नहीं होते वो अकार्बनिक हो गए हुआ। और इसके ये देखें, इसकी एग्जाम्पल देखें तो धावन, सोडा, नमक, ये सब यौगिक की एग्जाम्पल हुए अकार्बनिक और कार्बनिक की एग्जाम्पल। ठीक, तो ध्यान रखें, तो कार्बनिक में कार्बन के घटक होंगे, तो जिसमें कार्बन के घटक आपको दिखाई दे तो वो होगा कार्बनिक यौगिक, जिसमें ना दिखाई दे वो अकार्बनिक यौगिक। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और मिश्रण के बारे में देख लेते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के तत्व या यौगिक या दोनों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक भौतिक गतिविधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे देखिए वायु, गैसों और धूल कणों का मिश्रण है। ठीक, पीतल देखिए तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आप घटना चक्र में स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछा गया है, और एक चार्ट के माध्यम से वो लेके भी आया। ठीक, और सभी समांगी मिश्रण विलयन, सभी समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विलयन होते हैं। ठीक, तो विलयन विलायक किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये चार्ट के माध्यम से आप अगर दिखाएं, आपको दिखा दे, रुकिए इसको बड़ा करते हैं। दिखेगा दिखेगा, ये मैंने वो घटना चक्र देख रहा था तो लगा ये मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जरूर होगा। अब क्योंकि ये घटना चक्र का स्लाइड है। दिखे, मिटा देते हैं इनको। ठीक, चलिए देखिए, मिश्र धातु है, मिश्र धातु की है, इसमें बात क्या हुआ। ठीक, इसके अवयव, इसके उपयोग के बारे में भी जान लेते इसके साथ ही, है कि नहीं बताइए, जानने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, पित्तल, पित्तल किससे बना होता है, मतलब ऐसे ही पूछेगा, मिक्सचर, पित्तल मिक्सचर। तो तांबा एवं जिंक, आप क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। आप बोले तो मैं घटना चक्र भी यहाँ ले आ सकता हूँ, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अगर घटना चक्र का क्वेश्चन भी साथ में अगर आप चाहें तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम वो भी साथ में आपको दिखा देंगे कि हाँ। और एक बात और आप लोगों का ये जानना था कि करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवाएं क्या, उसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं वो एसपीडी का होगा, एसपीडी का, एसपीडी का जो बिहार स्पेशल का होता है वो, और साथ में जो संघ लेवल पे होता है वो, तो दोनों साथ में क्विक रिवीजन करेंगे। आप लोग बताइए कैसा रहेगा, ये खत्म होगा तो इसके बाद ये चालू कर सकते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक, तो अगर देखें पीतल का, तो तांबा और जिंक से। स्टील देखिए, स्टील का भी अब कार्बन, लोहा और कार्बन से मिलकर स्टील बना है। लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना है। शीशा और टीन से मिलकर देखे तो सोल्डर या टंका बना है। ठीक, तांबा और टीन से देखे तो कांसा बना है। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज से कौन बना है, तो देखिए तो ड्यूरालुमीन बना है। ठीक, तांबा, निकेल और जिंक से देखिए तो जर्मन सिल्वर बना है। ठीक, और गन मेटल, गन मेटल में देखें तो जिंक हुआ, और ये हुआ तांबा। ठीक, और ये हुआ टीन, तो इससे गन मेटल बना है। ठीक, और ये देखिए बेल मेटल में देखें तो ये टीन और कॉपर, और मैग्नेलियम देखें तो इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। और ये परसेंटेज भी पूछ देता है, तो आप परसेंटेज भी ध्यान रखेंगे, अगर ज्यादा फैक्चुअल बनाना चाहिए एग्जाम में तो परसेंटेज भी पूछ देता है। अब ऐसे कितना परसेंटेज याद करेंगे वो भी नहीं होता ना, तो बस अगर याद आ जाए तो सही है, तो ऐसे कितना परसेंटेज याद करते रहेंगे। एलिनिको देखे तो एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एवं लौह से बना है। इलेक्ट्रम देखे तो ये मुख्यतः स्वर्ण और रजत से बना है। ठीक, तो इसमें न्यूनतम 20% की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में तांबा और प्लेटिनम मिलाया जाता है। ठीक, तो ये केवल
स्वर्ण और रजत से ही बनता है इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, इसमें अल्प मात्रा में तांबा और प्लेटिनम भी मिलाया, तो केवल केवल जो जिस क्वेश्चन में अगर केवल रहे ना, वो मानिए अधिकतर वो गलत होता है उसका वो स्टेटमेंट, ठीक। नाइक्रोम देखे तो मुख्यतः निकेल क्रोमियम की मिश्र धातु, अल्प मात्रा में लौ और मैग्नीज भी मिलाया जाता है उसमें, ठीक। और देखिए ब्रिटानिया मेटल, देखिए तो टीन, एंटीन, एंटीमनी और तांबा मिलकर ये बनता है, और इसके उपयोग आप लोग देख लेंगे, ठीक। रुकिए मैं कर देता हूँ। वैसे आप लोग ये सर लिखाए होंगे, वैसे आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। चलिए ये देखिए मिश्रण, मिश्रण के प्रकार देखें तो ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ठीक। तो समांगी मिश्रण इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान होते हैं, ठीक। और इसमें देखें तो इसके संगठन और गुण एक समान नहीं होते हैं, ठीक। तो यही विसमांगी हुआ। तो इसके परिभाषा इसलिए पता होना चाहिए ताकि एग्जाम्पल दे कुछ भी तो परिभाषा के हिसाब से एलिमिनेट वहां कर लेंगे, ठीक। इसीलिए नहीं तो ये आप बोल रहे होंगे कि मतलब ये तो नहीं यहाँ लाना चाहिए था क्विक रिवीजन क्लास में, तो मैं इसीलिए लाया हूँ, आपको तर्क बता दिया, ठीक। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, वो बिलियन कहलाता है, ठीक। तो बिलियन कहलाता है। और उदाहरण इसके देख ले, आगे हैं इसके उदाहरण, देख लेते रुक जाइए। और ऐसे इसके एग्जाम्पल देख ले तो जल में चीनी का बिलियन, जल में चीनी का बिलियन, हवा में धूलकणों का मिश्रण, ठीक। ये देखिए बिलियन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, सोलवेंट। जो सर्वाधिक, अभी 9th की याद आ रही होगी, 9th में पढ़े थे ये लोग, ये सब सारा है ना। कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहते हैं, जो अपने में घुला ले उसे विलायक, जो घुल जाए वो विलय, सोल्यूट, ठीक। अस्थाई मूलकण देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। और अस्थाई मूलकण देखें तो मेसॉन कण, न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रिनो, पोजिस्ट्रोनो और एंटी न्यूट्रोनो। तो ये पूछा जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, कौन से कण अस्थाई मूलकण है, कौन अस्थाई मूलकण है कि ना, या सही नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखे होंगे, करना चाहिए। आप देखिए एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक यह संख्या कहलाती है, ठीक। इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और द्रव्यमान संख्या देखें तो किसी तत्व के द्रव्यमान के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ये कैसे पूछेगा पता है, स्टेटमेंट में आपको वहां दिखेगा, आप देखे होंगे क्वेश्चन, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वाले में स्टेटमेंट में वहां कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए ये परिभाषा लेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है तो भाई उसमें क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग था, किसमें द्रव्यमान वाला में था या प्रोटॉन वो क्या कहते हैं परमाणु वाला में था, किस वाले में था। तो ये ध्यान रखिए, ठीक। एक स्लाइड के माध्यम से याद रखने में आसानी होती है, ठीक। इसीलिए तो वैसे द्रव्यमान संख्या पूछी थे भी इसके बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक। ये नाभिक में होते हैं। समस्थानिक परमाणु संख्या देखिए तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक या आइसोटोप्स एटम कहते हैं, ठीक। और ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से एक नहीं है, होता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन। और आप विचार करने लगेंगे और विचार करके अगर गलत आंसर आता है तो यहां से ओह निकलता है कि नहीं, ओह गलती हो गया, सोचे नहीं आई, तो इसलिए गलती ना हो, इसलिए ये पहले से ही सदर होके चले, ठीक। यह समस्थानिक रेडियोधर्मी, ये रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। संभारिक आइसोबार एटम्स देखें तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भी समान हो। तो एक बात याद रखेंगे, जब ये संभारी मतलब भार संभारी परमाणु की बात करें तो उसमें द्रव्यमान संख्या समान होगा, परमाणु संख्या भिन्न होगा। और जब ही
समस्थानी की बात करें, आइसोटॉप्स की बात करें, तो उसमें परमाणु संख्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। ठीक, ध्यान रखें। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व देखे जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ये रेडियोधर्मी गुण, इसे ही उसी का वहां व्याख्या है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल। ठीक, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी साथ में लेके चलेंगे। और 1902 में देखे तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड के 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध करती है। तो यूरेनियम की खनिज पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। ये किसने खोज की? तो मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने। ठीक, ये देखिए रेडियो समस्थानिक आयु अंकन देखें, इसके बारे में रेडियो आइसो आइसोटोप आइसोटोपे डेटिंग देखें, आइसोटोप डेटिंग देखें। तो किसी चट्टान या जीवाश्म में उपस्थित रेडियो धर्मी तत्वों की मात्रा के आधार पर उसके आयु का पता लगाना रेडियो समस्थानिक आयु अंकन कहलाता है। यह क्रिया रेडियो धर्मी तत्व के अर्ध आयु काल की गणना पर आधारित है। ठीक, तो बेसिकली मैं ये बताने के लिए ये नहीं क्लिक करके आपके पास लाया था, ये बताने के लिए इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक, तो उस पर ज्यादा ध्यान इस पे देंगे। मतलब जीवाश्म की आयु का अंकन किससे किया है? तो कार्बन 14 डेटिंग से। ठीक, तो कार्बन 14 डेटिंग से जीवाश्म की आयु का अंकन किया जाता है। और चट्टान और पृथ्वी की आयु का अंकन तो यूरेनियम डेटिंग से। ठीक, वो ध्यान रखेंगे। और देखिए ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ का आयु अंकन किसे किया? तो आर्गन डेटिंग से। तो आर्गन यूरेनियम डेटिंग और C14 डेटिंग, ये इसमें कंफ्यूजन होता है। तो एक स्लाइड के माध्यम से आप देख लीजिए कि कार्बन 14 डेटिंग से जीवाश्म के आयु का अंकन किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से चट्टान और पृथ्वी के आयु का अंकन किया जाता है। और आर्गन के ज्वालामुखी से प्राप्त पदार्थ। ठीक, ये देखिए न्यूक्लियर चिकित्सा, नाभिकीय चिकित्सा की बात करें तो नाभिकीय चिकित्सा के अंतर्गत रेडियोधर्मी तत्वों की मदद से तथा रेडियोधर्मी विकिरण के द्वारा किसी रोग का उपचार या जांच पड़ताल में किया जाता है। ठीक, तो ये मतलब मेरे शॉर्ट नोट्स के फोटो है। ठीक, तो मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके फोटो थी, तो शायद सामने क्लिक करके लेके आए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स स्पीड में बनता है इसलिए ऐसा राइटिंग है। ठीक, नाभिकीय चिकित्सा का उपयोग देखिए 2 क्षेत्रों में, कैंसर के उपचार में। ठीक, तो कैंसर के उपचार में तो मैंने इसका परिभाषा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन इसके एग्जाम्पल याद रहने चाहिए, इसके उपयोग याद रहने चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, तो ये याद होनी चाहिए आपको। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो इससे प्राप्त कोबाल्ट 60 से प्राप्त वाई विकिरण का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 60 का। और आयोडीन 125 का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो समस्थानिक का प्रयोग, तो आंखों के कैंसर के उपचार के लिए, तो आंखों के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 125 का उपयोग। वही वाई विकिरण का प्रयोग कोबाल्ट 60 वाई विकिरण का प्रयोग देखें तो ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए आयोडीन 131 का प्रयोग देखिए, तो थायराइड कैंसर के उपचार के लिए, थायराइड मतलब देखोगे मतलब पिक्चर में कहीं पे और या आसपास में भी, तो यहाँ नहीं थायराइड मतलब ऐसे उग जाता है यहाँ पे, घेंगा शायद उसे ही कहते हैं, हाँ शायद उसे ही कहते हैं, थायराइड रोग है वो, या निकल जाता है, तो उसे आयोडीन 131 समस्थानी के द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक, और उपचार के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक, तो इसके उपयोग मतलब इसका उपयोग पूछेंगे, आयोडीन 131 का उपयोग, आयोडीन 125 का और कोबाल्ट 60 का, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मतलब सरसरी निगाह से अच्छे से स्लाइड पे ध्यान देके आप इसे देख लीजिए। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहिए
मारना चाहते तो मार सकते हैं, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट, ये देखिए। वैसे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ऐसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में ना लिखा हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब स्कैनर का व्यवस्था करेंगे भाई, आप स्कैनर स्कैन कीजिए और पीडीएफ बिना टेलीग्राम गए ही स्कैन करके यूट्यूब चैनल पे पहुंचिए, लिंक पे क्लिक किए, स्कैन करिए, यूट्यूब चैनल पे पहुंचिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जो मन बस स्कैनर, एक स्कैनर काफी है। तो अब अगले स्लाइड से स्कैनर भी साथ में लेके आएंगे, जो आप अब जो टेलीग्राम पे नहीं जाना चाहता जो भी, तो वो अपना स्कैन करके पीडीएफ डाउनलोड कर ले। अब यहाँ देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति ऊर्जा में परिवर्तन नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तो इसके दो स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा के, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो ये पूछा जाता है, ठीक। तो डायरेक्ट नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन लाते तो आपको थोड़ा ये होता अगर, और यहाँ से इसे रिकॉल कर पाएंगे क्योंकि यहाँ सर बताए थे कि नाभिकीय ऊर्जा, हाँ, और इसके दो स्रोत होते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो आप रिकॉल सही से कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक। चलिए देखिए नाभिकीय विखंडन की पहली बात करें तो एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणु में विखंडन नाभिकीय विखंडन कहलाएगा, ठीक। और विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से देखें तो प्रकृति में घटित नहीं होती है, प्रकृति में सामान्य रूप से घटित नहीं होती है। विखंडन प्रक्रिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है और विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा, देखिए यहाँ ध्यान रखें, कम ऊर्जा लगती है, बहुत कम ऊर्जा लगती है, ठीक। मतलब यहाँ में आपकी संलयन दे देगा, आपसे पूछ देगा नाभिकीय संलयन क्रिया में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो आप वो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये अंतर याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। और विखंडन द्वारा देखिए तो प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होती है। और ये परमाणु विखंडन देखे तो परमाणु बम परमाणु विखंडन भी बना है, ठीक। अब देख लेते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। दो हल्के परमाणुओं का एक भारी नाभिक में संलयन, यहां तक टूटना है और यहां पे संलयन में जुड़ना है, ठीक। सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। देखिए दो हल्के परमाणु का एक भारी परमाणु के नाभिक में आ जाना, वो संलयन मतलब जुड़ना, संलयन, टूटना, विखंडन टूटना, विखंडन सबसे ही लगना है, टूटा होगा, विखंडन विखंडित, खंडित लग रहा है, और संलयन लयन संलयन जुड़ना, ठीक। तो ऐसे करके याद रख लेंगे। सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है, सूर्य में भी संलयन की प्रक्रिया घटित होती है, ठीक। दो या दो से अधिक प्रोटोनों को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की इसमें आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में, न कि नाभिकीय विखंडन। और ये देखिए संलयन की प्रक्रिया देखें तो ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है, जो मतलब ये हाइड्रोजन बम पर काम करता है, ठीक। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है। तो इसमें देखिए रासायनिक ऊर्जा की तुलना करें तो 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 गुना अधिक होती है, इसमें देखें तो 3-4 गुना अधिक होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखें, यही उल्टा पुल्टा देखा तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप देख लिए रहेंगे, मतलब पेपर में आसान भारी, मतलब ज्यादा आसान ज्यादा हल्का, ऐसे क्वेश्चन आप देख लिए रहेंगे वहां। तो अगर आपसे पहले ही क्वेश्चन ना बन रहा होगा और इस बीच में ऐसा क्वेश्चन दे दे तो वहां बच्चे का मेंटलिटी ना एकदम बिगड़ जाता है, बौखला जाता है एक तरह से मानिए तो, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं बन रहे, नहीं सोच पा रहे, और ऊपर से ये दोनों एलिमिनेट करने वाला दे दे तो भाई क्या था नाभिकीय संलयन, क्या था विखंडन, मतलब याद करने में मुश्किल हो जाती है कि नहीं। ये प्रथम परमाणु बम का निर्माण देखें तो प्रथम परमाणु बम का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये मूवी भी निकला रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक। और इसे पुरस्कार भी मिला है। तो ये न्यूज करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। परमाणु बम पहली बार परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अमेरिका के द्वारा जापान पर हुआ था, हिरोशिमा नगर पे। वो डेट देखे तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी नगर में। ठीक, अभी तक वहां अपाहिज ही जन्म ले रहे हैं, उसका प्रभाव देखिए अभी तक है ये। ठीक, और इधर यूक्रेन और रूस अपना युद्ध खत्म ही नहीं करना चाह रहा, 5 वर्षीय योजना मान के ही छोड़ेगा भाई वो। और इससे इससे तबाह दोनों हो रहा है, युद्ध थोड़ी ना किसी चीज का निष्कर्ष युद्ध थोड़ी ना होता है कि नहीं। हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसका आविष्कारक देखिए तो एडवर्ड टेलर, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, 1952 ईस्वी में किया था। तो अगर परमाणु बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, अगर ये पूछे तो आप ध्यान रखेंगे। और उसमें 3-4 और आविष्कार दे दे, और इसमें से एक ये भी हाइड्रोजन बम का आविष्कार, और इनमें से कौन से सही है, ऐसे करके बनाया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक, और ये देखिए निर्माण प्रक्रिया, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ड्यूटेरियम, टाइटेरियम और के नाभिक संलयन द्वारा ये समस्थानिक बनते हैं। ठीक, ये देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बात करते हैं। तो किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परमाणु अणु आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाना तथा ऋण आवेश का मान कम हो जाना, ये ऑक्सीकरण अपचयन को दर्शाता है। ठीक, और किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और अपचयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इस परिभाषा आपको याद रहेंगे तो इसकी उदाहरण एलिमिनेट करने में आसानी होगी आपको। ठीक, तो किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, और इस पे धन आवेश का मान कमी और ऋण आवेश का मान बढ़ जाता है। तो ये अपचयन की प्रक्रिया और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं। ठीक, यहां देखिए अगर यहाँ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ सोडियम Na प्लस है, और यहाँ देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है, और ये बना है Na। ठीक, और ये Al प्लस 3 और 3E माइनस Al है। ठीक, तो ये वो आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल, और ये वो आपका किसका, अपचयन का। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसे करके पूछेगा, निम्नलिखित में विचार कीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया और डॉट डॉट, और ये ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया, उसमें एक ऑप्शन होगा और वो उसका आंसर होगा। ठीक, तो कितना मजा आएगा, और वहां ऐसे बनता जाएगा, तो है कि नहीं। तो ये देखिए -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर परम शून्य ताप कहते हैं, पर उसे परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो परम शून्य ताप किसे कहते हैं, इसके लिए ये ध्यान रखेंगे। और जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 mm रहती है, तो उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक विचार की, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 360 mm, 760 mm। ठीक, ध्यान रखना। और ये किसे प्रदर्शित करता है, तो पारा की ऊंचाई, बैरोमीटर पारा की ऊंचाई। ठीक, ये प्रदर्शित करता है। और अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसे आर्हेनियस आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन कब होगा, जब स्टेटमेंट में अम्ल, क्षार, लवण तीनों का स्टेटमेंट दिया रहे आगे पीछे करके, तो वहां कंफ्यूजन। अगर एक ही रहता तो वहां एलिमिनेट कर लेंगे, 3 लगातार दिया रहेगा और चौथा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं तो ई दे देगा, जो भी बीएससी का फेवरेट ऑप्शन है। ठीक, इनका स्वाद खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज और नीले, ये मिथाइल ऑरेंज होते हैं।
और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये अम्ल का काम है। ठीक, कंफ्यूजन कहां होता है, क्षार काम करेगा, वो लाल को नीले में बदलेगा, तो कंफ्यूजन वहां क्रिएट होगा। इसलिए ध्यान रखिए, नीले से लाल में बदले अम्ल, नीले से लाल, अम्ल लाल, मतलब नीले से लाल, नीले से लाल मतलब अंतिम में लाल, अम्ल अंतिम में। ठीक, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। और इसे बेहतर याद करने का कोई है तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अम्लों के जलीय विलयन देखें तो विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनका पीएच मान देखें तो ये 7 से कम होता है। तो पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा किसी चीज का भी। अगर पीएच अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। देखिए 7 से अधिक हो तो उदासीन और अच्छा, यहां देखिए है दिया हुआ अधिक, तो वो क्षारीय होगा। ये पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। और ये अम्ल कौन सा आयन दे रहा था, तो हाइड्रोजन के धन आयन दे रहे थे। हाइड्रोजन के धन आयन अम्ल, और हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रोक्सी का आयन माइनस देखें, मतलब ऋण माइनस ऋणात्मक देखें तो ये क्षारक देता है। ठीक, और इसे ये भी आरएनएस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं, इसे भी या कार्य करते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है क्षारक का, और ये फिनालेफ्थिनिल को गुलाबी में बदल देता है। फिनाल्फेथिलीन को ये गुलाबी बदल देता है, और ये लाल पेपर को नीला, वो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो लाल को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है कौन, तो क्षार। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये तो बताइए दिए कि पीएच का मान 7 से अधिक होता है। और ये पीएच वैल्यू देखे तो ये एक संख्यात्मक मापक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। और ये पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। अगर पूछ दे किसी एक्सपेरिमेंट में पीएच मान 0 से 15 के बीच होता है, 0 से 16 के बीच होता है, और एक इसमें ऑप्शन हो कि 0 से 14 के बीच होता है। ठीक, और ये देखें जब पीएच 7 होता है तो वो उदासीन विलयन होता है। 7 से कम अम्लीय 7 होता है तो उदासीन विलयन, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत। ठीक, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन देखे होंगे, बताने की हमको नहीं लग रहा है कि शायद जरूरत पड़े, है कि नहीं, कि कैसे क्वेश्चन बनता है। घटना चक्र बनाए होंगे, इतने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक, और मॉक टेस्ट से याद आया कि अगर आप बिहार स्पेशल मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ वो चैप्टर वाइज आप जाकर वहां क्लिक करिए और देखिए, मजा आएगा। एक क्वेश्चन नहीं छोड़े, जितना क्वेश्चन बन सकता है एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन लेके आए। और ये रिवीजन तो चल ही रहा है, और बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करवाएं। और उसका मेन सोर्स क्या है, तो क्राउन प्रकाशन का बुक आता है, उससे सारे मतलब जितने क्वेश्चन बन रहे थे या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो इसके सोर्स है, तो क्राउन का बुक है, तो आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, बिहार स्पेशल का, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आंवला या खट्टे फल या प्याज में कौन सा अम्ल होता है, तो स्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन इसके खाने से विटामिन सी भी मिलती है। ठीक, और संतरा नींबू खट्टे फल में देखे तो सिट्रिक अम्ल। ठीक, और सेब में देखे तो मैलेइक अम्ल, और इमली अंगूर कच्चा आम में देखें तो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, और टमाटर पालक चने की पत्ती में देखें तो ऑक्जैलिक अम्ल। इधर अम्ल और इधर स्रोत दे देगा, और निम्नलिखित में विचार कीजिए, और आप विचार करेंगे और विचार करके गलत देंगे कि इनमें से कौन से सही नहीं है कि नहीं, तो गलत ना हो इसलिए इसको चार्ट को सरसरी निगाह से देखिए। ठीक, और दही में कौन सा, ये तो सबको पता होगा भाई, लैक्टिक अम्ल। चींटी में देखे तो फॉर्मिक अम्ल सबको पता रहता है, लेकिन मिथेनोइक अम्ल भी, मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल अगर नहीं दिया है तो वहां मिथेनोइक अम्ल अवश्य दिया होगा, वो उसका आंसर होगा। ठीक, अब ये देखें कोको कोला, हाँ अभी याद आ गया एक सॉन्ग, बट आप समझ रहे होंगे कोको कोला वाला सॉन्ग। ठीक, तो कोको कोला में कौन सा, वही गर्मी में पिया था कोको कोला, है ना। तो यहाँ देखें कोको कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, ध्यान रखेंगे फॉस्फोरिक अम्ल। और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी तो पता होगा सबको,
तो ब्यूटाइरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। ठीक, और ये देखिए तो अम्ल, अब लवण के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं और ये प्राय ठोस होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन के ये सुचालक होते हैं। तो आप देखे होंगे कि किस यहाँ दिया हुआ है, सुचालक होते हैं जलीय विलयन के, जल में घुलनशील होते हैं और ये जलीय विलयन के सुचालक होते हैं। आप क्वेश्चन देखे होंगे कि विद्युत के सुचालक, और उसमें एक खारा पानी, शुद्ध पानी, ठोस भारी पानी रहता है कि नहीं? ऑप्शन बताइए। अब देखिए लवण और इसके प्रयोग, बेसिकली मतलब उसके फॉर्मूले की बात किया जा रहा है और उसके अनुप्रयोग। ठीक, तो अब बीपीएससी फॉर्मूला तो नहीं पूछता, मतलब जैसे नमक का NaCl ये तो नहीं पूछता, बट उसके अनुप्रयोग जरूर पूछते हैं लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार देखे तो। ठीक, तो यहां देखिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग नमक बनाने में और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कास्टिक सोडा। तो ये पूछा गया कास्टिक सोडा का यौगिक, कास्टिक सोडा का यौगिक तो सोडियम कार्बोनेट, अधिक क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। धावन सोडा देखिए, मतलब सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहां पे होता है? तो धावन सोडा में। और बेकिंग सोडा में देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखेंगे धावन सोडा का प्रयोग, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग धावन सोडा और बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग सोडा। ठीक, मतलब धोने वाला सोडा और एक बेकिंग खाने वाला सोडा। ठीक, तो खाने वाला में बाइकार्बोनेट और धावन धोने वाला में कार्बोनेट। ठीक, और गन पाउडर और आतिशबाजी वाला में देखिए कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। और कॉपर सल्फेट का प्रयोग देखिए तो कीटाणुनाशक और विद्युत लेपन में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। और पोटास एलम और फिटकिरी का प्रयोग खून बह जाता है तो उसकी रोकनी आती है। और चमड़े की रंगाई में फिटकिरी का प्रयोग आप देखे होंगे, जब दाढ़ी बना के हजाम, जब सैलून में जब हजाम दाढ़ी बना देता है उसके बाद फिटकिरी का पत्थर उस पर रगड़ता है कि नहीं रगड़ता? क्यों? जा कहीं कटे बाई चांस अगर कटा फटा हो तो वो खून बंद हो जाएगा और आराम और जो कटवाया वो आराम फील करे, इसीलिए वो लगाया जाता है। ठीक, ये देखिए अमोनिया क्लोराइड या नौसादर का प्रयोग देखिए तो उर्वरक और कपड़ों की रंगाई में। तो ये कपड़ों की रंगाई में किसका प्रयोग किया था? तो नौसादर या अमोनिया क्लोराइड का। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अकार्बनिक रसायन, मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें, मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात किया जाए, एक मिनट बाद, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप कहाँ देखे होंगे? आप बताइए। ये स्टेटमेंट घटना चक्र में आप देखे होंगे कि वहां पे स्टेटमेंट ये था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में दिया होता तत्वों और यौगिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए परमाणु भार लिखा है, ना कि परमाणु द्रव्यमान, ना कि परमाणु संख्या। ठीक, परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखें। इस आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी के ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में या आवर्त उसे में बांटा है और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम वर्ग में सारणीबद्ध किया है। ठीक, तो ये देखिए 63 तत्वों को 7 आवर्त में और वर्ग देखे तो 9। ठीक, अगर ये पूछे जाते फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तब। और यहाँ देखिए मोजिले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, तो ये तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवृत्ति के आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या वाला किसका है? तो मोजिले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आवर्त फलन का प्रयोग किया जाता है और पुराने वाले में जो किसके हैं भाई? मेंडलीव किया वो परमाणु भार का प्रयोग करता है। ठीक, तो ये भी पूछा, आधुनिक और मेंडलीव या मोजिले में अंतर भी करके पूछा जा सकता है और उल्टा पुल्टा करके एलिमिनेट करने के लिए भी दे सकता है क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखेंगे कि
कितना भी घुमा दे, अगर याद आ जाएगा वहां पे रिकॉल कर पाएंगे तो सही करके आएंगे वहां, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण आवर्त सारणी का मूल आधार है, ठीक। इसका ये मूल आधार है, मतलब जो आवर्त सारणी में अब वर्गीकरण किया गया है। इसमें देखिए मोजले वाले में इसमें 7 आवर्त है और 18 वर्ग है, ठीक। तो ये इसके क्या कहते हैं अंतर, अंतर में अगर दे दे और वहां दोनों में क्या अंतर है, तो अगर ये अंतर मतलब मोजले का अंतर मेंडलीव में घुसा दे और मेंडलीव का अंतर इसमें घुसा दे तो वहां याद नहीं रहेगा, तो गलत का चांस बनता है भाई, है कि नहीं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु, प्रथम प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस, ठीक। तो अभी तो हो गया, चार्ट लेके तो नहीं बैठना, बट याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। तो प्रत्येक आवर्त सारणी मोजले के अनुसार प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस, ठीक। और यहाँ परमाणु संख्या 58 से 71 तक और तथा 90 से 103 तक वाले तत्वों का आवर्त सारणी के नीचे से अलग अलग कतारों में रखा गया, ठीक। नीचे से अलग अलग कतारों में, ध्यान रखना, न कि ऊपर से। शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या अक्रिय गैस से, शून्य वर्ग के तत्वों का उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें कहते हैं। और ये अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और बताइए ओरिजन, ठीक। और ये देखिए यह वर्ग IA उपवर्ग की क्षार धातु जो अत्यधिक विद्युत धनात्मक होते हैं, जो I मतलब एक वन एक ए वह उपवर्ग के क्षार धातु है, वो अत्यधिक विद्युत के सुचालक मतलब धनात्मक होते हैं, ठीक। और वही 7B उपवर्ग के हाइड्रोजन तत्वों में देखे तो ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक। के मध्य सेतु का कार्य करता है, कौन सेतु का कार्य करता है भाई? तो ये अक्रिय गैस है, ठीक। देखते हैं धातुओं के बारे में, तत्व देखे थे धातु धातु में बटे थे, ठीक। तब यहाँ देख लेंगे उसकी डिटेल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो धातु कहलाता है, ठीक। धातु आघात वर्धनीय होती है, ठीक। और ये सोना और वो चांदी, वो सोना वो चांदी सर्वाधिक आघात वर्ध होते हैं। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? तो सोना और चांदी, ठीक। ये ध्यान रखें। और ये धातु तन्य होती हैं जिनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं, ठीक। अरे चांदी कितने मतलब कितने अमीरों के घरों में तो चांदी के वायर लगे, जैसे अपन लोगों के घर में तांबे के वायर, बट उनके घरों में ये सबसे मतलब सर्वाधिक विद्युत का सुचालक बोले ना तो चांदी है, ठीक। ये विद्युत और वो उष्मा का संचालन इसमें होता है। चांदी सर्वोत्तम चालक, वो शीशा न्यूनतम चालक होता है विद्युत का, ठीक। तो बोले चांदी सर्वोत्तम चालक होता है। धातु कमरे के ताप पे ठोस होती है, अब बाद में पारा, ठीक। पारा धातु है लेकिन वो कमरे के ताप पे ठोस नहीं होती, अब बाद स्वरूप कुछ ना कुछ अब बाद होते हैं। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 9th 10th में या 11th में भी पढ़े थे, तो टीचर पढ़ाने थे, तो ये अब बात है भाई, अब बात है तो पढ़ाई करो, मतलब उस टाइम में गुस्सा आता है, अब बात है तो पढ़ाई क्यों लो, याद रखना। फिर कहीं पे अगर क्वेश्चन दिखे तो अब बात है, अब बात स्वरूप याद रखना है, बट याद रखना है। गैलियम, सीजियम कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, तो अब बाद में पारा हुआ, गैलियम और सीजियम हुआ, ठीक। तो देखिए विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क, तो सोडियम गैस, साधारण नमक, सोडा एस, चिली साल्ट पीटर, मतलब पूछे जाते हैं कि साधारण सोडियम गैस, निम्नलिखित में विचार कीजिए सोडियम गैस कौन से है? उसमें एक साधारण नमक होगा, सोडा एस होगा, चिली साल्ट पीटर होगा, क्रायोलाइट होगा, बोरेक्स होगा, ठीक। पोटेशियम गैस सिल्वीन होगा, सोनाइट होगा, कार्नेलाइट होगा, ठीक। मैग्नीशियम गैस पूछा जाए तो मैग्नेसाइट होगा, डोलोमाइट होगा, कार्नेलाइट होगा, ठीक। और ये देखिए
तो कीजिए राइट होगा, कीजिए राइट होगा, ठीक। और यहाँ देखिए कैल्शियम का देखिए तो जिप्सम होगा, और लाइम स्टोन होगा यस, तो कैल्शियम कैल्शियम धातु का लाइम स्टोन और जिप्सम। एल्यूमिनियम का इसके देखिए तो बॉक्साइड डायस्पोर क्रोंडम। एल्यूमिनियम का अयस्क को वहां बॉक्साइड लिखे तो आप पहली नजर में सही करके आएंगे, लेकिन वहां पे डायस्पोर लिखे, क्रोंडम लिखे तो वहां आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कभी मतलब देखे नहीं होंगे तो आप रिकॉल कैसे कर पाएंगे। जो आप कभी देखे नहीं सुने तो कैसे रिकॉल कर पाएंगे बताइए। जो कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सुने तो वही रिकॉल कर पाएंगे ना, कितना भी जोर लगा ले तभी तभी रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन उसे बना क्या आएंगे आप, बोलेंगे बॉक्साइड तो नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। लेकिन उसमें वहां लिखा होगा डायस्पोर या कोरंडम लिखा होगा, तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद तभी आ सकता है जब आप कभी ना कभी पढ़े हो, कभी ना कभी कहीं सुने हो, तभी याद वहां रिकॉल कर पाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए टीन, देखिए टीन गैस तो कैसी टेराइट हुआ, लेड का देखिए तो गैलेना, गैलना या उसी का देखिए तो सीरूसाइट हुआ। कॉपर का ऐसे तो कोपराइट, मैलेकाइट, येजुराइट, ठीक। और सिल्वर का देखिए तो अर्जेनाटाइट हुआ, और केराजीराइट हुआ, और रूबी सिल्वर हुआ इसका अयस्क सिल्वर का, ठीक। आयरन, आयरन का हेमाटाइट और लिमोटाइट अयस्क किसका है, तो आयरन का अयस्क हेमाटाइट और लिमोटाइट, ठीक। और पारा का, और एक सेडेराइट भी है अयस्क किसका, तो आयरन का। यहाँ देखिए पारा का तो सिनबारा इसका है, पारा का सिनबारा। आप क्वेश्चन देखे होंगे घटना चक्र में जरूर, ठीक। मैं टाइम की वजह से उसका घटना चक्र का वो होता है, मैं वो मेरे पास है, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके ला सकता हूँ, बट टाइम की वजह से नहीं लाता, ठीक। तो आप लोग वैसे बनाए होंगे घटना चक्र। जिंक का जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, यूरेनियम गैस हुआ कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड, यूरेनियम गैस। और इसकी खोज किसने किया था, यूरेनियम गैस पिच ब्लेंड के, तो अभी बताइए कमेंट सेक्शन में। और थोरियम का गैस देखे तो मोनोजाइट, मैग्नीशियम गैस देखे तो मैग्नेटाइट, पायरोल्यूसाइट, कैडमियम गैस देखे तो ग्रीनोकाइट, सोना गैस देखे तो कैल्वेराइट, ठीक। ध्यान रखेंगे। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000 एमबीबीएस के जो 18 या 19 वाले में पूछा गया है। ये जंग लगने में भार में वृद्धि होती है, घटती बढ़ती है घटती है, देखे होंगे, बताइए। या नहीं बढ़ती है अब अपरिवर्तित रहती है। आयरन ऑक्साइड, तो ये आयरन ऑक्साइड लोहे की जंग लगने से बना पदार्थ है, ठीक। ये हवा के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है और ये भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है, और लोहे के गैल्वेनाइजाइड या जस्ती की चादर पर जस्ती की परत चढ़ी रहती है, ठीक। यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग देखिए फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में किया जाता है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, और फोटोक्रोमेटिक कांच में प्रयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखेंगे ये बात। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग देखिए, उपयोग कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, जो आप लोग ज्योग्राफी में बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, और हम लोग क्विक रिवीजन में बात किए थे कृत्रिम वर्षा के बारे में। अरे न्यूज में भी था ना, दुबई में सऊदी अरब दुबई में, वहां पे सिल्वर आयोडाइड की वजह से मतलब बारिश करवाया गया, और इतना बारिश वो बाढ़ की तरह हो गया था। ये ऊपर जाके आर्द्रता ग्राही नावी के रूप में ये काम करता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है, जो मिट नहीं पाता है, मिटाना चाहेंगे तो मिट नहीं पाएगा। उसमें कौन सा रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट रहता है वो, और उससे क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। ये पूछेगा कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, मतदान के समय में प्रयोग किया जाने वाले यौगिक कौन से है जो मतदाताओं की उंगलियों पर निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा वहां आंसर एक, ठीक। चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्यों,
क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, जो चम्मच को जो चम्मच को नष्ट करता है। ठीक, मतलब वो जहरीला पदार्थ बना देता है अभिक्रिया करके, जो आप खाएंगे तो कुछ हो सकता है, मतलब मृत्यु भी हो सकती है कि नहीं, जहरीला बना देता है अभिक्रिया करके। ये देखिए, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। किसको सफेद सोना कहते हैं? तो प्लेटिनम को। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः देखें तो क्या, सोना का निष्कर्षण देखें तो केल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से होता है। तो ये देख लेंगे निष्कर्षण। उत्कृष्ट गैस है, देखिए तो शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन को अक्रिय गैसें कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। यह क्रिय गैस न तो विद्युत का धनात्मक होता है, न विद्युत का ऋणात्मक होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। रेडॉन ये एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन देखा था घटना चक्र में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में नहीं पाए जाते? तो रेडॉन उसका आंसर था। यहां देखते हैं अगला, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? किसने किया था? लोकेकेयर, रायले, रैमजे महोदय ने किया था। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो आर्गन की मात्रा है। ठीक, और वायु से भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा हीलियम गैस को वरीयता दी जाती है। क्यों? कारण और व्याख्या वाले में क्वेश्चन बन सकता है, ए बी करके दिया रहता है कारण और क्योंकि, कारण और क्योंकि। ठीक, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती और हाइड्रोजन बना लेती है, हाइड्रोजन बम। सुनिए ना, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? किसके मिश्रण का? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी दे सकता है और उसमें एक ऑप्शन होगा आपका हीलियम। ठीक, ये याद रखिए। दम्मा, अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। जो दमा के पेशेंट होते हैं, श्वास संबंधी जो बीमारी होती है, उसके इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस का नहीं बल्कि हीलियम गैस का। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीजन और हीलियम का अनुपात देखें, कृत्रिम श्वसन और गोताखोरों में कितना होना चाहिए? तो 1:4 ऑक्सीजन और हीलियम का अनुपात 1:4। ठीक, ध्यान रखेंगे, न कि 4:1 अनुपात, ध्यान रखेंगे 1:4। ठीक, और विद्युत मरकरी लैंपों में देखें तो आर्गन को पारा व नियोन के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब और ट्यूब तैयार किए जाते हैं। तो मरकरी लैंपों में अलग पूछा आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए बल्ब प्रयोग किया जाता है। तो आर्गन को पारा और नियोन के साथ मिलाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ट्यूबलाइट में मुख्यतः आर्गन और पारे की वाष्प भरी रहती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस से भरी जाती है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। ये 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और इनमें से कौन से सही नहीं है और इसमें से एक स्टेटमेंट गलत दे देगा, है कि नहीं? चलिए, यहाँ वाटर, मृदु जल और कठोर जल यहाँ से आगे कल करेंगे। ठीक, यहाँ से कल रिवीजन करने वाले हैं अपन लोग। ठीक, तो चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं अपना क्विक रिवीजन। चलिए, धन्यवाद।